नमस्कार दर्शकों, रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं स्वास्थ्य जगत से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान और आपकी मुलाकात कराते हैं हेल्थ केयर जगत के जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं, जो अनुभवी चिकित्सक हैं, जो आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं और जिनकी निदान और उपचार आपको वो बता पाते हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जाने माने आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक गोयल जैन से। आप वर्तमान में जीना सीखो हिम्स हॉस्पिटल पुणे में कार्यरत हैं और वहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि कैंसर रोगियों के लिए जो आहार है वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक अगर दृष्टिकोण से हम बात करें तो हमारा जो आहार होता है उसकी बहुत बड़ी भूमिका हमारे बीमारी की रिकवरी पर होती है। तो आज हम जानेंगे डॉक्टर साहब से कि ऐसे कौन से आहार हैं जो पेशेंट्स को, खासतौर से जो कैंसर पेशेंट्स की हम बात कर रहे हैं, को लेने चाहिए और कौन से ऐसे आहार हैं जिनसे उन्हें बचना चाहिए। तो आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर गोयल का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार रविंद्र जी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो कैंसर को लेकर के हम बात कर रहे हैं तो इसमें आहार की कितनी भूमिका रहती है ताकि आपका जो इलाज चल रहा है तो उसकी रिकवरी अच्छी हो सके। देखिए, आहार जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आहार का जो है पूरा उसमें चिकित्सा में बहुत मतलब महत्व है, आधा भाग है वो चिकित्सा का। आहार हम इस तरह से समझे कि फूड एज मेडिसिन, मतलब ये जो फूड है, एक एक सही भोजन जो आप करते हैं वो आपकी बीमारी को बढ़ने से रोक सकता है और आपके पूरी तरह से ठीक होने में मदद कर सकता है। जी, तो डॉक्टर साहब, इसके बाद हम जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि आहार एज मेडिसिन होता है और इसकी बहुत बड़ी भूमिका किसी भी बीमारी के इलाज में होती है कि अगर आप पथ्य अपत्य की अगर बात करते हैं तो कुछ चीज़ों को आपको खाना चाहिए, कुछ को नहीं खाना चाहिए। तो हम शुरुआत करेंगे कि कौन से ऐसे भोजन हैं या ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनको कैंसर पेशेंट्स को लेना चाहिए। जी, देखिए, कैंसर पेशेंट्स जो हैं उनको सबसे पहले ये चेक करना है कि वो जो खा रहे हैं वो किस नेचर का है, किस प्रकृति का है। क्या वह अम्लीय है अथवा वह क्षारीय है, यानी कि क्या वह एसिडिक है या अल्कलाइन है। तो कैंसर रोगियों के लिए जो आहार होता है उसका मूल जो होता है वो ये होता है कि वो आहार एल्कलाइन नेचर का होना चाहिए। तो यदि आहार एसिडिक नेचर का है तो वो कैंसर को तेजी से बढ़ाता है, जबकि एल्कलाइन नेचर का फूड जो होता है वो आपके कैंसरस टिश्यू की ग्रोथ को रोकता है। तो जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया, हालांकि आपने जो जवाब दिया है थोड़ा सा तकनीकी हो सकता है, जो हमारे आम दर्शक हैं उनको समझ में नहीं आएगा कि अल्कलाइन क्या होता है और दूसरे तरह के जो पदार्थ हैं वो क्या होते हैं। अगर आप सिंप्लीफाई करके बताएं कि जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको किस तरह का भोजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा जो भोजन है जो नहीं लेना चाहिए वो उनकी रिकवरी में ज़रूर दिक्कत करता होगा। जी, तो जो नहीं खाने चाहिए उनमें सबसे पहला नंबर आता है हमारा खट्टे फलों का या खट्टी चीजों का, या जो अम्लीय गुण रखते हैं। जैसे उदाहरण, जैसे खट्टे फलों में सबसे पहले हम देखें तो हम नींबू है, संतरा है, मौसम्बी है, बाकी पाइनएप्पल भी एक सिट्रस फ्रूट्स में ही आता है। इसके अलावा जैसे हम फूड में देखें तो विनेगर भी होता है, साइट्रिक एसिड भी किन चीज़ों में पाया जाता है। तो ऐसे पदार्थ जो शरीर की अम्लता को बढ़ाते हैं, जो खट्टे होते हैं, उन्हें सबसे पहले त्यागना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पर जो आता है वो मीठा होता है। तो मीठी चीज़ें भी कैंसर सेल की एक्टिविटी को बढ़ाती हैं और उसको तेजी से बढ़ने में मदद करती हैं। तो दो प्रकार की चीजें, एक तो खट्टी है और दूसरी मीठी। तीसरा जो नंबर आता है वो आता है मांसाहार का। मांसाहार मतलब नॉन वेजिटेरियन डाइट जितने भी हैं, जैसे कि जो भी नॉनवेज में आता है, अंडा तक, इसमें मतलब आप अंडे को भी सम्मिलित कर सकते हैं। तो मांसाहार भी कैंसर को बढ़ने में मदद करता है।
उसके बाद जो आता है वो आता है एनिमल प्रोडक्ट्स। एनिमल प्रोडक्ट्स में आपके आते हैं दूध, हनी और दूध के बने जितने भी पदार्थ, जैसे कि पनीर हुआ, दही हुआ, इवन कि अगर आप छाछ भी लेते हैं तो वो काफी हद तक मतलब वो हानिकारक हो सकती है। उसके बाद जो आएगा जी वो रहेगा आपका पैक्ड फूड, रिफाइंड ऑयल। ये चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। जी। तो डॉक्टर साहब, इसके बाद बात आती है कि आपने तो ये बता दिया है कि इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है हमको, और उसमें आपने सारी कैटेगरीज के अंतर्गत बता दिया। अब बात आती हम्म। है कि ऐसे कौन से भोज्य पदार्थ हैं जिनको करने से आपकी रिकवरी में हेल्प मिलती है? जी रविंद्र जी, तो सबसे पहले जो है और महत्वपूर्ण, हम अगर देखें तो ऐसे फल जो कि खट्टे नहीं हैं, यानी कि तरबूज, खीरा और खरबूज, अमरूद, इस तरह के जो फल हैं जिनमें खट्टापन नहीं होता है, वो अगर आप खाएंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। दूसरे नंबर पे हमारा आता है नारियल पानी। नारियल पानी बहुत ही अच्छा आहार है। इससे जो है रोगी की दुर्बलता भी दूर होती है, कमजोरी दूर होती है, और साथ में एल्कलाइन नेचर होने के कारण ये कैंसर टिश्यू की ग्रोथ को भी एक तरह से रोक देता है। उसके बाद जो आपको है अंकुरित जो पल्सेस जिनको कहते हैं, जैसे चना, मूंग, मटर, इन्हें अंकुरित करके खाना, ये बहुत ही आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। और काफी सारी चीजें हैं जैसे ग्रीन जूस या रेड जूस। और सबसे बड़ी चीज जो है रॉ फूड हम मानते हैं, तो रॉ फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स, मतलब कच्चे सब्जियां, कच्चे फल, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं किसी भी कैंसर पेशेंट को हील करने में। अब फलों में एक चीज और थोड़ी सी ये एक कंट्रोवर्शियल, या जिसको अपन संदेहास्पद कहते हैं, वो ये है कि आम और पपीता, जो कि पित्तवर्धक माना जाता है, जिसके कारण पित्त बढ़ता है, वो भी कैंसर के टिश्यू पेशेंट्स को नहीं खाना चाहिए। तो पका हुआ पपीता जो है वो हानिकारक है। अगर कच्चे पपीते को खाया जाए तो उसका बहुत अच्छा रोल है। जी। तो डॉक्टर साहब, आपने अभी जो बताया कि कच्चे फल और सब्जियों की बात करी, तो अब हम पके हम्म, खाने की ओर चलते हैं कि क्या जो हम्म, कैंसर रोगियों के लिए भोजन बनाया जाता है, उसमें किस तरह की हाँ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, ताकि वो जो खाना पका हुआ जब खाना हम पेशेंट्स को दे रहे हैं तो वो जी। स्वास्थ्यवर्धक हो? अ, पके हुए खाने में हम लोग बॉइल्ड फूड भी सजेस्ट करते हैं। तो बॉइल्ड फूड जो भी है, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, और साथ में जो है अगर अनाज की बात करें तो अनाज में हमको जो अनाज ब्लड ग्लूकोज लेवल को न बढ़ाए वो बहुत अच्छा होता है। जैसे ज्वार मान लीजिए, ज्वार जो है वो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ने नहीं देता है। उसके साथ मिलेट होते हैं, मिलेट्स। मिलेट्स में फॉक्सटेल, बार्नयार्ड, कोदो, जिस तरह के ये अन्न होते हैं मिलेट्स, ये भी बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं, क्योंकि ये सडनली आपके ब्लड शुगर लेवल को रेज नहीं करते हैं, ये कांस्टेंट एनर्जी देते रहते हैं। और ये जो होते हैं ये कैंसर टिश्यू के किसी काम के नहीं होते हैं। तो ये जो अच्छे सेल्स हैं उनको न्यूट्रिशन देते हैं। तो इस तरह से है। और प्लस जैसे आ, हम देखें तो हल्दी का पानी जो होता है वो देना चाहिए इन्हें। बादाम जो है, बादाम गला कर दीजिए, 4 बादाम रात को गलाइए और आधा अखरोट गलाइए, और सुबह जो है उसको छील करके खाने को लोगों को दीजिए। तो ये जो है कैंसर डाइट में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और इसके साथ ही जो हमारा टाइमिंग शेड्यूल होता है वो खाने का, वो उस सर्केडियन क्लॉक के अकॉर्डिंग जिस समय जो आहार लेना चाहिए वो भी एक व्यवस्थित रूप से हमारे डाइट प्लान में बताया है।
जी, तो डॉक्टर साहब आपने अभी बातचीत के दौरान हल्दी का ज़िक्र किया और जो अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो जड़ी-बूटियों की भी बात ज़रूर होती है। तो इन आहारों के साथ-साथ क्या कोई ऐसी जड़ी-बूटियाँ भी पेशेंट को दी जानी चाहिए जिससे कि रिकवरी में और अधिक मदद मिल सके? अ, देखिए, कुछ जड़ी बूटियों के नाम बता सकता हूँ, पर ये पेशेंट की कंडीशन पे निर्भर करता है कि वो उसे किस तरह का कैंसर है और उसके जो दोषों के अनुसार किस प्रकार की औषध हम उपयोग में ला सकते हैं। पर कुछ महत्वपूर्ण औषध का मैं यहाँ नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि अ, पुनर्नवा होता है, हल्दी होती है। हल्दी बेसिकली कच्ची हल्दी देते हैं, कच्चा अदरक देते हैं और औषध में पुनर्नवा का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पुनर्नवा है, फिर अश्वगंधा है, सफ़ेद मूसली है, शिलाजीत है। तो इस तरह से, और स्वर्ण भस्म जो है, स्वर्ण भस्म एवं स्वर्ण भस्म युक्त जो कल्प हमें आयुर्वेद में शास्त्रोक्त हमें मिलते हैं, उनका भी उपयोग किया जा सकता है। और सांस्थानिक भेद से, मतलब कि वो कौन सा स्रोतस है, अन्नवाह स्रोतस है, प्राणवाह स्रोतस है, ये किस तरह का स्रोतस, मतलब किस टाइप का ऑर्गेन इसमें इन्वॉल्व है, उस उस अंग के अनुसार भी ये निर्धारण करना आवश्यक होता है कि कौन सा औषध जो है यहाँ इनके सबसे ज्यादा उपयुक्त रहेगा। जी, तो डॉक्टर साहब ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो पेशेंट हैं उनकी कंडीशन क्या है, किस अंग में उनको कैंसर ने पीड़ित किया हुआ है और बाकी के जो परिदृश्य किस तरह के हैं, उनके अनुसार ही आप देख कर के ही उनको बता पाएँगे कि किस तरह की जड़ी-बूटियों का सेवन उन्हें करना चाहिए। अब इसके बाद बात आती है कि हमने खान-पान की तो बात कर ली सर। अब इस अगर कोई पेशेंट है और कैंसर से पीड़ित है, तो उसकी जीवन शैली में किस तरह के बदलाव उसको लाने चाहिए ताकि उनकी जो बात हम बार-बार वही कर रहे हैं कि रिकवरी में हेल्प मिल सके और जल्दी स्वस्थ हो सकें। तो कुछ ऐसे तकनीकी बदलाव या कुछ ऐसे बदलाव आप जो सजेस्ट करें, जिससे कि पेशेंट्स को जल्दी से रिकवर होने में या हील होने में मदद मिल सके? हाँ जी, तकनीकी बदलाव की हम जहाँ तक बात करते हैं, तो एक चीज़ होती है सर्केडियन क्लॉक या सर्केडियन रिदम। यानी कि एक नेचर की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो नेचर ने किसी भी प्राणी के लिए व्यवस्थित की है। जैसे कि 2 तरह के प्राणी होते हैं, एक तो अ, दिन में सक्रिय रहते हैं और एक कुछ प्राणी रात को सक्रिय करते रहते हैं। तो जहाँ तक मनुष्यों की बात है, तो मनुष्य जो है वो दिनचर प्राणी है, यानी कि दिन में ही वो अपने सारे क्रियाकलाप करता है। तो सबसे पहले तो जो भी है उसकी दिनचर्या के लिए रोगी को सुबह 6 बजे उठ जाना चाहिए। सुबह 6 बजे उठने के बाद सबसे पहले तो उसको जो है झूठे मुंह पानी पीना चाहिए। फिर उसके बाद जो है उसको जो अपना एक नंगे पैर गीली घास, वैसी कच्ची मिट्टी जिसे कहते हैं गीली मिट्टी, उस पर चलना चाहिए। ये जो चीज़ है इसे हम कहते हैं ज़ीरो वोल्ट थेरेपी। तो ज़ीरो वोल्ट थेरेपी जो होती है वो आपके बॉडी के वोल्टेज को बैलेंस करती है। आपके शरीर पे जो एक्स्ट्रा चार्जेस जो होते हैं उनको बैलेंस करती है। फिर उसके बाद जो है व्यवस्थित आहार, जिसका समय समय पर उसको निर्देश किया जाता है कि इतने बजे आपको ये खाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि शाम के समय उसको बहुत ही हल्का आहार लेना है, बहुत ही लघु आहार लेना है, और 6 बजे के बाद उसे कुछ भी नहीं खाना है। तो बेसिक चीजें यही होती हैं कि सुबह की धूप में उसे घूमना चाहिए ताकि उसको विटामिन डी मिल सके। और सुबह जो है 6:30 से 8:30-9 बजे की सुबह की जो धूप होती है, उसको वहाँ मॉर्निंग वॉक में करना चाहिए, फ्रेश एयर लेना चाहिए, और सुबह की धूप लेने से उसको जो है शरीर में विटामिन डी की आपूर्ति हो जाती है। जी, डॉक्टर साहब आपने बहुत ही उपयोगी सुझाव दिए। आपने क्या खाएँ, क्या ना खाएँ इसके बारे में बताया और साथ ही आपने जो हमारी दिनचर्या है पेशेंट की, उसके बारे में भी चर्चा की। चलते-चलते हम आपसे और एक बार हम जानना चाहेंगे कि अगर ऐसी कोई बात हमारे इस इंटरव्यू में छूट रही हो, जो आपको लगता है कि उपयोगी हो सकती है पेशेंट्स के लिए, तो आप ज़रूर उसको हम्म, शेयर कर सकते हैं। आपका स्वागत रहेगा। जी। तो
इन सारी बातों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यदि कोई पेशेंट लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर से ग्रस्त है, तो उसको आप एक बार उसकी परिस्थिति देख करके ही उसको हल्दी का पानी या कच्ची हल्दी खाने की सलाह दें। कारण कि हल्दी खाना बहुत से लोगों को सूट नहीं करता है, जिन्हें विशेषकर लिवर से जुड़ी समस्याएं होती है। तो एक बार इस बात का विशेष ध्यान दें, चाहे तो कुछ समय देकर देखें कि क्या उससे पेशेंट को रिकवरी में दिक्कत हो रही है या लिवर को कुछ समस्या आ रही है। तो हल्दी का जो मुद्दा है वो थोड़ा सा आपका एक संदेहास्पद हो सकता है कि हल्दी देने के बाद पेशेंट की तकलीफ बढ़ जाए। तो जिनको लिवर कैंसर या सिरोसिस जैसी समस्या है, उनको हल्दी अवॉइड करना चाहिए। या आपको लगता है यदि पेशेंट को हल्दी देने से लाभ होगा, तो एक बार उसको देकर देखें कुछ दिन, फिर आप ये फाइनलाइज कर सकते हैं या निर्णय ले सकते हैं कि हल्दी जो है इन पेशेंट्स को एक साथ में हो रही है या नहीं हो रही है। जी डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत अच्छा बिंदु उठाया है जिसमें कि आपने हल्दी लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स के लिए सूटेबल है या नहीं इसके बारे में बताया। क्योंकि कई पेशेंट्स का आपने बताया है कि उनको लीवर में या लीवर की समस्या के चलते आपका हल्दी सूट नहीं करती है। तो सर, आज की जानकारी निश्चित रूप से कैंसर पेशेंट्स और उनके जो परिजन हैं उनके लिए काफ़ी मददगार होगी, और इस वीडियो को देख करके वे समझ पाएंगे कि अगर उनको जल्दी रिकवरी करनी है तो किस तरह के खान पान को उनको अपनाना चाहिए, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें आपकी जो रिकवरी उसमें सहायता करती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी दवाइयों को और बाकी प्रभावों को कम करती हैं और रिकवरी में बाधा डालती हैं। साथ ही आपने जो दिनचर्या की बात की वो भी काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि खान-पान के साथ-साथ अगर हमारी दिनचर्या भी अच्छी रहे तो रिकवरी आपकी और तेज़ हो पाती है। तो सर, आज की जानकारी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक और नए और ताज़ा-तरीन विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।